नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आप जानते हैं आर ओ की जो डेट है, एग्ज़ाम डेट जो है आर ओ की, वो आपकी जून के आसपास जो है वो तय मानी जा रही है। और जून के हिसाब से ही आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। आर ओ का जो एग्ज़ाम है ये आप जानते हैं पोस्टपोन्ड हुआ था, ठीक है, लीक होने के कारण जो है पोस्टपोन्ड हुआ था। और अब जो इसकी डेट है वो 1 जून के आसपास जो है बताई जा रही है, ठीक है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी आपको देखने को नहीं मिला है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही जो है डेट यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। और आपको जो तैयारी करनी है वो आप 1 जून मानकर ही तैयारी अपनी कर सकते हैं, क्योंकि जून में ही आपका जो एग्ज़ाम है वो कंफर्म डेट बताई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है अभी सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो कंफर्म यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन आप मानकर जो आपको तैयारी करनी है वो जून को मानकर ही तैयारी करनी है। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो है ये हो जाता है जीव विज्ञान से। और जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं में एज इट इज़ उठाकर पूछ लिए जाते हैं। और बायोलॉजी का ये टेस्ट नंबर 1 है। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के जो है टेस्ट यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के टेस्ट देखने के लिए। इन टेस्ट को आप जो है इन टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित हैं। जिस तरह से आपके पिछली बार पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है उस तरह से कौन कौन से किस किस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। 50 क्वेश्चन का ये टेस्ट हो जाता है। और यहाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके इसमें से सही हो रहे हैं। अगर इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो समझो आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों को तो फिर आपकी तैयारी में जो है आपको ज़्यादा मेहनत करने की जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट से। और पहला जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये हो जाता है हमारा, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का अध्ययन करता है। तो जो जूलॉजी है वो किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल वनस्पति का, जीवित और मृत दोनों का, या जीवित और मृत वनस्पति का? किसका ये अध्ययन करता है ये आपको बताना है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख भी सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर माना जाता है, जो जंतु विज्ञान है ये जीवित और मृत जानवरों का जो है अध्ययन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर और बनता है, आपसे पूछा जाएगा जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं ये माने जाते हैं अरस्तु, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपकी परीक्षाओं में बना है। तो यहाँ पर जो हम डिटेल वाइज सारी चीज़ें कवर करा रहे हैं और आपको जो समझाने का प्रयास करेंगे किस किस क्वेश्चन का आंसर सहित जो है डिटेल हम यहाँ पर बताएंगे। तो अरस्तु हो जाते हैं जंतु विज्ञान के जनक। और इसके अंतर्गत जीवित और मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, वीटी कल्चर जाना जाता है। 99% तो हैं स्टूडेंट इसका आंसर जानते हैं, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी आपको देखे जाते हैं आपकी परीक्षा में, हार्ड क्वेश्चन भी देखे जाते हैं और मीडियम क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आप ये ना समझें कि सारे क्वेश्चन आपको जो है कठिन लेवल के देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सभी तरह के क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है अंगूर की खेती से संबंधित। तो वीटी कल्चर जो है ये अंगूर की खेती से संबंधित हो जाएगा। और जो अंगूर का जो उत्पादन है ये किस लिए किया जाता है? तो अंगूर का जो उत्पादन है शराब बनाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी अंगूर से आपके ये खाया भी जाता है और इससे शराब भी बनाई जाती है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वो जानी जाती है। तो जो आपकी आनुवांशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वो किस नाम से जानी जाती है? यूथेनिक्स नाम से, एथनोलॉजी, यूजेनिक्स या यूफेनिक्स? कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा यूजेनिक्स, ठीक है। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार की गुंजाइश हो जाती है। तो ये होती है
यूजेनिक्स के द्वारा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है यूजेनिक्स। ठीक, ये आपको नाम याद रखना है। और ये एक विज्ञान की शाखा है। और ये जो आपका यूजेनिक्स है, इसका बारे में आपको पता होना चाहिए, यूजेनिक्स के बारे में। इस शब्द का जो उपयोग है, ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, यूजेनिक्स का प्रयोग। तो ये किया गया था सबसे पहले, हमारे एक वैज्ञानिक हो जाते हैं और इनका नाम है फ्रांसिस गैल्टन। ठीक है, फ्रांसिस गैल्टन हो जाते हैं। और ये कब की बात है, तो ये हो जाती है 1883 की बात। ठीक, तो यूजेनिक्स आपने जान लिया है, फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा ये शब्द दिया गया है, इसका उपयोग किया गया है सबसे पहले। और इसकी जो ये जो कब दिया गया था, तो 1883 में जो है ये नाम दिया गया था। ठीक है, तो 1883 में ये नाम दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा, हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। जो हर्पेटोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो हर्पेटोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है सरीसृपों और उभयचरों का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी हर्पेटोलॉजी है ये एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत आपके सरीसृप और उभयचर दोनों का जो है अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पक्षियों की बात की गई है, तो जो पक्षियों का अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी में। ठीक है, तो यहाँ भी आपने समझ लिया, सर्पों का, उभयचरों का, यानी दोनों का यहाँ पर हो जाता है हर्पेटोलॉजी में। पक्षियों का जो अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा ऑर्निथोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। आपके उभयचर और सरीसृप हो जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है एक ही यहाँ से यहाँ तक जो है एक ही रीढ़ पाई जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है कुछ इस तरह से जो है इनकी हड्डियाँ ये पाई जाती हैं। इसके बाद जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो प्राणी मात्र के जो व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा वो किया जाएगा जीव पारिस्थितिकी में। जीव पारिस्थितिकी में जो है प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। और ये जो आपकी पारिस्थितिकी है ये पर्यावरण का एक भाग माना जाता है, जो आपकी पारिस्थितिकी है। ठीक है, तो किसका भाग माना जाएगा, पर्यावरण का। और इसी के अंतर्गत जीव, पौधे और जंतुओं, और जिसमें आपके गैर जीवित भी आ जाते हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो जंतु विज्ञान में केवल जीव विज्ञान का, पारिस्थितिकी में आपका सभी का अध्ययन किया जाता है। जीव हों, पौधे हों, जंतु हों, या फिर उनमें कुछ मृत जीवी भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से जो है इन सभी का अध्ययन यहाँ पर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया है। जो जीव विज्ञान है वो नाम दिया गया है। तो जीव विज्ञान नाम दिया गया है ये आपका लैमार्क के द्वारा। जीव विज्ञान नाम लैमार्क के द्वारा दिया गया है। लैमार्क कहाँ के थे, तो लैमार्क हो जाते हैं ये फ्रांस के। ठीक, इतना भी आपको पता होना चाहिए। लैमार्क फ्रांस के हो जाते हैं, और एक आपके ट्रेविनस हो जाते हैं जो जर्मनी के लेखक थे। और 1801 में, यहाँ पर आपको ईयर याद रखना है, 1801 में जो है इन्होंने इस नाम को दिया था। 1801 में जो है ये नाम दिया गया था। ठीक है, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है लीनियस से। तो लीनियस कौन हो जाते हैं, तो लीनियस हो जाते हैं, इन्हें वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकी का पिता किसको कहा जाएगा, तो ये कहा जाएगा लीनियस को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल आपसे पूछा गया था जीव विज्ञान का जो नाम है वो किसने दिया है, तो वो सबसे पहले दिया है लैमार्क और ट्रेविनियस ने। ठीक है, तो दोनों नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, जीवों के उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था। जो जीवों के उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की है, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, मिलर के, खुराना के, डार्विन के, या फिर ऑपेरिन के। तो जीवों की उत्पत्ति की जो आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की गई है ये प्रस्तुत की गई है ऑपेरिन के द्वारा। ठीक है, और ऑपेरिन ने कब ये प्रस्तुत की थी, तो ऑपेरिन के द्वारा की जाती है 1924 में। ईयर आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और जो आपकी जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा है ये ऑपेरिन के द्वारा दी गई है 1924 में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको जो है सिद्ध किसने किया है, तो सिद्ध किया था इसको मिलर ने। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सिद्ध किया था मिलर ने। और इसके अलावा जो प्राकृतिक चयन के द्वारा
जीवों की उत्पत्ति का मत है, ये दिया था डार्विन ने। तो सारे नाम आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा गया है जीवों की उत्पत्ति की आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत की थी ओपेरिन ने, ठीक है। इसके अलावा जो मिलर हैं उनके द्वारा इसको सिद्ध किया गया है। और जो आपके डार्विन है, तो डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों की उत्पत्ति का मत दिया है। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में जो ज्ञान प्राप्त करने की विद्या है उसको क्या कहा जाएगा? ओंकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरिटोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर हो जाता है जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था और काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या है उसको जेरेंटोलॉजी कहा जाएगा। और आपको ये पता होना चाहिए जो जेरेंटोलॉजी है ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो आपको बता दिया वृद्धावस्था से संबंधित हो जाएगी। इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, और जेरेंटोलॉजी को जरा विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जेरोंटोलॉजी को जाना जाता है जरा विज्ञान के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। ओंकोलॉजी की बात करते हैं तो ओंकोलॉजी हो जाता है, ये कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है ओंकोलॉजी। इसके अलावा जो आपकी टेरेटोलॉजी है, तो टेरेटोलॉजी हो जाता है जो अप्राकृतिक रूप से मानव अंगों के विकास का अध्ययन किया जाता है, वो टेरेटोलॉजी कहा जाएगा। और ऑर्निथोलॉजी आप जानते हैं पक्षियों के अध्ययन को जो है ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो सारे हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से मीन कौन सी है, इनमें से कौन सी मीन हो जाएगी ये आपको बताना है। मीन कहा जाता है मछली को, तो इनमें से कौन सी मछली है? सभी के आगे जो है फिश लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सभी जो है फिश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी जो है फिश नहीं है। इनमें जो फिश है वो हो जाती है फ्लाइंग फिश, ठीक है। तो ये क्या है? तो फ्लाइंग फिश जो है समुद्री मछली का एक प्रकार माना जाता है। और ये किस तरह की मछली है? इसको फ्लाइंग फिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो मछली है ये पानी में ही छलांग लगा सकती है, इसलिए इसको फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फ्लाइंग जो फिश है वो तभी तो कहेंगे जब वो छलांग लगाएगी या वो उड़ेगी, ठीक है, तभी तो उसको फ्लाइंग फिश जो है कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसको फ्लाइंग फिश कहा जाता है। और जो फ्लाइंग फिश है समुद्री मछली का एक प्रकार भी माना जाता है। यहाँ पर जो कटल फिश है, एक आपकी कटल फिश दी गई है, कटल फिश हो जाती है, ये मोलस्का संघ का जीव माना जाता है कटल फिश, ठीक। और जो सिल्वर फिश है ये अक्सर आपने जो पुराने घर हैं, पुरानी बुक हैं, किताबें हैं, उनके अंदर एक बहुत छोटी सी लगभग आधा इंच से भी कम की एक छोटी सी मछली टाइप की होती है सिल्वर कलर की, उसको जो है सिल्वर फिश कहा जाता है। बहुत छोटी सी होती है, ठीक है, आधा इंच के आसपास की, और वो सिल्वर फिश होती है जो पुरानी बुक वगैरह में, किताबों वगैरह के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो किरे फिश है, तो किरे होता है केकड़ा। किरे जो है किसको कहा जाता है? तो किरे आपका केकड़े को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है स्वच्छ जल में पाए जाने वाला केकड़ा होता है जो किरे फिश होता है। तो चारों ऑप्शन जो हैं ये हमने आपको यहाँ पर बता दिए। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है फ्लाइंग फिश, ये असली मीन मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। जो त्रिकोष्ठीय हृदय है वो किस में पाया जाता है? तो त्रिकोष्ठीय जो हृदय है ये पाया जाता है उभयचरों में, ठीक है। और उभयचर किसको कहा जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उभयचर कहा जाता है जो आपके जल पर भी रह सकते हैं, ये आपका जल है तो जल में भी रह सकते हैं, और एक आपके थल पर भी रह सकते हैं। इनको जो है उभयचर कहा जाता है, यानी ये दो जगह रह सकते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से जीव आ जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आ जाने चाहिए, आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जैसे आपके सांप हैं, मेंढक हैं, तोड़ हैं, ठीक है, ये कुछ जैसे आपका मगरमच्छ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सभी जो है आपके उभयचरों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो उभयचर आपने समझ लिया है किस तरह के होते हैं उभयचर, और त्रिकोष्ठीय हृदय जो है इनमें पाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और ये जो उभयचर है इसको सरीसृप और मत्स्य के बीच की कड़ी भी माना जाता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान का जब वर्गीकरण करेंगे तो जो मत्स्य है और एक आपका सरीसृप है, उन वर्गों के बीच की श्रेणी में माना जाता है आपका उभयचर को। अगला क्वेश्चन है आपका, फिरोमोन्स पाए जाते हैं। जो फिरोमोन्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? कीटों में, सांपों में, पक्षियों में या फिर चमगादड़ में?
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फेरोमोन्स हैं क्या होते हैं। तो फेरोमोन्स जो है कीटों द्वारा उत्सर्जित एक गंध युक्त और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फेरोमोन्स। तो ये किस में पाए जाएंगे? तो जो फेरोमोन्स है ये पाए जाएंगे आपके कीटों में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका माना जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे? कीटों में पाए जाएंगे। फेरोमोन्स इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? यहाँ पर कौन सा कीट नहीं है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो जो आपकी यहाँ पर मकड़ी है ये आपकी कीट की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है। मकड़ी जो है कीट की श्रेणी में नहीं आएगी। और जो आपके कीट होते हैं उनमें आपके 6 पैर पाए जाते हैं, लेकिन मकड़ी में आपके पाए जाते हैं 8 पैर, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कीटों की श्रेणी से हटा दिया है, ठीक है। तो कीट वर्ग के जो जंतु हैं वो उड़ने के लिए 2 जोड़ी पंखों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी मक्खी हो जाती है, ठीक है। उस तरह से 2 जोड़ी जो है उड़ने के लिए 2 जोड़ी पंखों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपके जैसे खटमल भी है, मक्खी भी है, मच्छर भी है, और जूं भी होती है वो उड़ नहीं पाती, लेकिन वो भी कीट की श्रेणी में ही आती है, ठीक है। और कीटों में आपके बता दिए कि 6 जोड़ी पैर यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन मकड़ी में पाए जाएंगे 8 जोड़ी। तो इसीलिए कीट की श्रेणी में मकड़ी को नहीं रखा गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कौन सा कीट नहीं, तो मकड़ी जो है वो कीट की श्रेणी में नहीं आएगी। जबकि तिलचट्टा ये आपका कीट हो जाता है, तितली भी कीट हो जाता है, और मच्छर भी आपका कीट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखाया गया है, निम्नलिखित स्पीशीज को उनके विकास के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उनके विकास के काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका दिखाया गया है उभयचर, मत्स्य, सरीसृप और पक्षी। तो काल क्रम के अनुसार जो है आपको जो है व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तो सबसे पहले जो उत्पत्ति मानी जाती है जीव की वो मानी जाती है आपकी पानी से। और पानी में कौन रहेगा? तो पानी में आपकी हो जाएगी मत्स्य। तो 1 नंबर पर आपका मत्स्य आ जाता है, ठीक है। और मत्स्य जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है 1 नंबर पर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। मत्स्य जो है सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? तो मत्स्य के बाद जब वो पानी से जीव बाहर निकला है तो उसको जो है फिर कह दिया है उभयचर, यानी वो पानी में भी रहेगा और वो जो है फिर आपका थल पर भी रहेगा। इसलिए 2 नंबर पर आपका आ जाता है उभयचर। अब जब वो उभयचर है तो चरने के लिए जो है वो दूर तक निकल गया है, देखने ज़मीन को, ज़मीन कैसी है, ठीक है। और वो वापस जो है नहीं पहुंच पाया है आपका जल तक, तो उसको कह दिया गया है फिर सरीसृप, ठीक है। और इसके बाद जब वो बाहर चला गया, उसने जंगल को देखा जीव ने, जंगल के बाद उसको कोई और चारा नहीं मिला तो उसने जो है फिर धीरे धीरे उड़ना भी सीख लिया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 नंबर पर आपका पक्षी आ जाएगा। तो शुरुआत आपकी जो जीव की हुई है वो हुई है पानी से, यानी मत्स्य से। उसके बाद उसको पानी से बाहर निकला है, यानी वो फिर बन जाता है उभयचर। और उभयचर के बाद कुछ जानवर, वो जो कुछ जीव थे वो आपके पानी में वापस चले जाते हैं, लेकिन कुछ जीव जो है वो पानी में नहीं गए, उनको जो है सरीसृप कह दिया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो करेक्ट बनेगा, सबसे पहले 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। और 2 आपका 2 ही ऑप्शन में दिया गया है, तो 2 तो आपके यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन को करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो एलिमिनेट करने का ही है। आप एलिमिनेट करते जाइए, क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 1 नंबर पर आपका, पहले नंबर पर आपका 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाना चाहिए 1, ये भी दिया गया है यहाँ पर। और तीसरे नंबर पर आपका सरीसृप आ जाएगा। और इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर ये करेक्ट आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। कीटभक्षी मछली कई बार आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कीटभक्षी जो मछली है वो मानी जाती है गैम्बूशिया। और गैम्बूशिया के बारे में बात करेंगे तो एक कीटभक्षी मछली हो जाती है जो मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो है पाली जाती है, ठीक है। मच्छरों का नियंत्रण कैसे करेगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो जल होता है, जल में आपके जो मच्छर हैं वो जल में अंडे देते हैं, और काफ़ी सारे जो है अंडे देते हैं मच्छर, ठीक है, जिनको लावा भी कहा जाता है। तो जब पानी की एक सतह है और मच्छर जो अंडे देंगे वो देंगे पानी के नीचे की सतह पर, कुछ इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो काफ़ी सारे हजारों जो है अंडे यहाँ पर देते हैं मच्छर, इस तरह से,
ठीक है, और ऊपर की सतह पर कुछ नहीं होता है, तो ऊपर जो है बैठकर यहाँ पर अंडे वो देता है। और इन अंडों से जब बच्चा बनेगा, बच्चा जो बनता है तो बहुत सारे मच्छर जो है वहाँ पर पैदा हो जाएंगे, और जब बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों को जो है वो आमंत्रित कर लेंगे वहाँ पर। लेकिन जब यहाँ पर एक मछली आ जाती है, ठीक है, ये मछली आ जाती है यहाँ पर, और वो मछली जो है इन अंडों को ही खा जाती है, तो जो मच्छरों की जो जनरेशन है वो कम हो जाती है, मच्छरों की जो संख्या है वो कम हो जाती है, जो अंडे हैं उनको मछली खा जाती है, और मच्छर जो है वो अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मच्छरों की जो रोकथाम के लिए नियंत्रण हेतु एक कीटभक्षी मछली होती है, गैम्बूसिया इसको कहा जाता है। ठीक, तो जहाँ पर भी मच्छरों के अंडे होते हैं या लार्वा दिखाई देते हैं, वहाँ पर गैम्बूसिया मछली को छोड़ देने से आपका जो बीमारियाँ हैं, जैसे आपके मलेरिया हो जाते हैं, इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं वो जो है कम वहाँ पर देखने को मिलती है, और उस पर पूर्ण रूप से जो है रोकथाम भी उसकी की जा सकती है। ठीक है, तो गैम्बूसिया मछली आपने देख ली है, कीटभक्षी मछली होती है। ठीक, पर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस क्या है? एक आर्थ्रोपोड है, इकाइनोडर्म है, एक मोलस्क है, या फिर एक हेमी कार्डेट है। क्या यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इनमें से आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है, जो ऑक्टोपस है एक मोलस्क माना जाएगा। ठीक है, ऑक्टोपस मोलस्क क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो मोलस्क होते हैं वो मृदुकवची होते हैं। मृदुकवची यानी उनके ऊपर जो है एक कवच होता है मृदु, जो ये छोटे से छेद में को भी जो है निकल जाते हैं, इस तरह से जो ये होते हैं। और 8 मुखिया भुजाएं पाई जाती हैं इसमें, एक मुख से निकली हुई होती हैं 8 भुजाएं, तो उसको जो है ऑक्टोपस कहा जाता है। ठीक है, और ये मोलस्का संघ का एक समुद्री प्राणी है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो ऑक्टोपस होता है ये आपका रात्रिचर माना जाता है। ठीक, और रात्रिचर होने की वजह से इसका एक और नाम पड़ गया है, और वो हो जाता है डेविल फिश। ठीक, डेविल फिश किसको कहा जाता है ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो डेविल फिश कहा जाता है ऑक्टोपस को ही। ठीक, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? दांत वाली व्हेलों में विशालतम कौन सी है? दांत वाली व्हेलों में जो आपकी विशालतम है वो हो जाती है स्पर्म व्हेल। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेलों में सबसे विशालतम मानी जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं, जो वयस्क होती है, जब ये वयस्क हो जाती है, अपनी उम्र में आती है, तो उसके बाद जो है इसकी जो लंबाई बनती है वो बनती है लगभग 16 मीटर के आसपास। तो 16 मीटर यानी लगभग 50 फीट के आसपास जो है इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, और इसकी उम्र की बात करते हैं तो आयु जो हो जाएगी इसकी वो हो जाती है लगभग 70 साल। ठीक है, लगभग 50 फीट की होती है यानी 16 मीटर की, और 70 साल तक जो है जीवित रह सकती है। वजन की बात करेंगे तो लगभग 40 से 45 टन तक जो है वजनी हो सकती है। एक वयस्क व्हेल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं वो अलग हैं, यहाँ पर वयस्क व्हेल जो पूर्ण रूप से बिल्कुल वयस्क है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्म व्हेल इसको कहा जाएगा। 16 मीटर लंबी हो जाएगी, 16 मीटर का मतलब है 50 फीट के आसपास, और उम्र की बात करेंगे तो लगभग 70 साल ये जीवित रहती है, और 40 से 45 टन तक इसका वजन हो सकता है एक व्हेल का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, निम्न में से कौन एक मीन है? ये क्वेश्चन अभी आया था हमारा, वो हमने आपको बताया था। मीन हो जाती है यहाँ पर फ्लाइंग फिश। एक क्वेश्चन को कई बार एग्जामिनर देते हैं, कई बार आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो गया है वो हो गया है यहाँ पर फ्लाइंग फिश। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली है वो कौन सी हो जाएगी? स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश, या समुद्री घोड़ा? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो वास्तविक रूप से मछली है वो हो जाती है समुद्री घोड़ा। ठीक है, ये एक वास्तविक रूप से मछली मानी जाएगी, जबकि स्टार फिश जो है ये आपकी मछली नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और डॉग फिश भी मछली नहीं है, और जेली फिश जो है ये भी एक मछली की श्रेणी में
नहीं आती है। ठीक है, तो समुद्री घोड़ा जो है ये एक असली फिश मानी जाती है। प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह कौन सा होता है? रीछ होता है, भूरा भालू, सूर्य भालू या बिलार भालू? तो यार सभी जानते हैं, बचपन में हमने खेल देखा था रीछ का, है ना। तो शोर मचाते थे, रीछ आ गया, रीछ आ गया, भालू आ गया, भालू आ गया। तो रीछ जो है भालू होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। और ये जो भालू है ये आपका वनस्पति और मांस दोनों का जो है सेवन करता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ये आपका रीछ होता है ये आपका वनस्पति भी खाता है, पत्तों पर भी जीवित रहता है और आपका मांस का भी सेवन ये कर सकता है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो रीछ होता है ये आपका अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है वो कौन है? तो सबसे बड़ा जो अकशेरुकी है वो माना जाता है स्क्विड। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोरल है, ये भी एक आपका समुद्री जीव ही माना जाता है। ठीक है, कोरल है, मूंगा है, जेलीफिश है, ये सभी जो है आपके समुद्री जीव ही माने जाते हैं। इनमें ऑक्टोपस भी है और आपका जेलीफिश भी, सभी समुद्री जीव है। लेकिन जो स्क्विड है ये आपका अकशेरुकी माना जाएगा। निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? कौन सा हो जाएगा जिसमें पित्ताशय नहीं होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये है आपका चूहा। चूहे में जो है पित्ताशय नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो पाचन क्रिया में सहायक होता है पित्ताशय, और ये यकृत में उत्पन्न जो पित्त रस का भंडारण करता है। तो चूहे के अलावा अगर घोड़े की बात करते हैं या फिर हिरन की बात करते हैं तो इनमें भी आपका पित्ताशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, चूहे के अलावा आपका घोड़े में भी नहीं पाया जाएगा और आपका हिरन में भी नहीं पाया जाएगा पित्ताशय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया चूहा, तो चूहे में आपका पित्ताशय नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं वो कौन सा हो जाएगा? तो लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, ये नहीं होते हैं छिपकली में, बंदर में होते हैं, तितली में होते हैं और चीता में भी होते हैं। लेकिन छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अब लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं तो फिर लिंग का निर्धारण कैसे होता है छिपकली में? तो इसके जो लिंग का निर्धारण है वो होता है पर्यावरणीय ताप पर। ताप जितना होगा उस हिसाब से जो है इसके लिंग का जो है पता चल जाएगा। ठीक है, ये नर है या फिर मादा है, तो इस तरह से जो लिंग का जो निर्धारण है आपके हिसाब से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? किसमें होता है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय? तो अभी हमने आपको बताया था, क्वेश्चन आपका पूछा गया 3-4 बार ये क्वेश्चन आपका बनता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर मेंढक। मेंढक जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है मेंढक में। और ये क्यों होता है? क्योंकि मेंढक जो है एक उभयचर प्राणी माना जाता है। उभयचर यानी कि जल में भी रह सकता है और ये थल पर भी रह सकता है, इसलिए इसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है मेंढक और सर्प। जो मेंढक है और जो सर्प है ये जो ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। ठीक हो, इनको जो है ओइक्योलोथर्म के रूप में भी जाना जाता है। और अगर बात करेंगे मेंढक और सर्प की तो ये जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जीवित रहने के लिए पर्यावरण पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसमें मेंढक आ जाते हैं, एक आपके सर्प आ जाते हैं। ये ताप को नियंत्रित नहीं कर सकते जो इनके शरीर का तापमान होता है, और जीवित रहने के लिए जो आपका पर्यावरण है उस पर ही आधारित जो है उस पर ही निर्भर ये होते हैं। ठीक है, जिधर आपका ज़्यादा तापमान है या कम तापमान है वहाँ ये रहना बंद कर देते हैं और दूसरी जगह फिर ये शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मेंढक और सर्प जो है ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आपका
माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। सभी जानते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इसका आंसर जानते हैं। पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो पक्षी वर्ग में नहीं आएगा। कौवा तो आ जाता है, चील भी पक्षी है और तोता भी आपका पक्षी है, लेकिन चमगादड़ जो है ये आपका पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, तो चमगादड़ क्यों नहीं आएगा, तो चमगादड़ जो है एक स्तनधारी माना जाता है, इसलिए पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, चमगादड़ है, शेर, बंदर, चूहा, कंगारू, ये सभी जो है मैमेलिया वर्ग में आते हैं, यानी स्तनधारी वर्ग में आते हैं। और जो बाकी दिए गए हैं ये सभी जो हैं आपके कौवा, चील, तोता, ये सभी जो है पक्षी वर्ग में आते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो है एक हल्की सी चोंच भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपका माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है। कौन सा पक्षी है जो दुग्ध उत्पादित करता है। गोरैया, पागता, कौवा या फिर कपोत दुग्ध उत्पादित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर कपोत। कपोत यानी कबूतर। और कबूतर की जो है 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक ऐसा पक्षी है जो दुग्ध को उत्पादित करता है। और कबूतर कहाँ से दुग्ध का उत्पादित करेगा, तो कबूतर की जो गर्दन है उसमें एक थैली जैसी बनावट होती है, उसमें तलर पदार्थ जो है भरा हुआ होता है। गर्दन होती है कबूतर की, ये आपका यहाँ पर कबूतर होता है इस तरह से कुछ। ठीक है, ये आपका कबूतर होता है, तो यहाँ पर जो है गर्दन में उसकी एक थैली बंधी होती है और उसमें जो है दुग्ध उत्पादित होता रहता है। और उसे जो है क्रोप मिल्क के नाम से भी जाना जाता है उस थैली को। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्रोप मिल्क के नाम से जाना जाता है और ये दुग्ध उत्पादित करता है। तो कौन करता है, तो ये करता है आपका कपोत यानी कबूतर। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कीवी, इम्यू, ऑस्ट्रिच या फिर कैसोवरी। तो सबसे जो तेज दौड़ता है वो दौड़ता है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी हो जाता है ऑस्ट्रिच। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। और ऑस्ट्रिच जो है इसको जो दूसरा नाम है वो है इसका शतुरमुर्ग। ये भी आपको पता होनी चाहिए, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। शतुरमुर्ग जो है इसको कहा जाता है। और ये जो शतुरमुर्ग है ये 2 पैरों पर जो है और 2 उंगलियों पर ही भागता है, ये उड़ नहीं पाता है। तो भागता है लेकिन उड़ता नहीं है। ठीक है, दौड़ने वाला पक्षी ये माना जाएगा। और इसका अगर निवासी स्थान की बात करेंगे, जो मूल निवासी है ये मूल निवासी हो जाएगा अफ्रीका का। इतना भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है। कौन सा प्राणी है, प्राणी का रक्त मनुष्य से साम्यता रखता है। चिंपैंजी का, गोरिल्ला का, रीशस बंदर का या बैबून का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है यहाँ पर चिंपैंजी का। चिंपैंजी का जो रक्त है वो मनुष्य से साम्यता रखता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए जो है चिंपैंजी को, मनुष्य और चिंपैंजी को विकास जो है एक समान पूर्वजों से ही हुआ माना जाता है। तो मानव और चिंपैंजी डीएनए में बहुत साम्यता पाई जाती है। ठीक, क्योंकि चिंपैंजी का जो रक्त है वो मनुष्य के रक्त से ज़्यादा साम्यता रखता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें केंद्रक नहीं होता है। किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में, पॉनीफेरा में या फिर मोलस्का में किसमें केंद्रक नहीं होता है, ये आपको बताना है। 50 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ये जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट भी हमारे चैनल पर चल रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता है पीडीएफ का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी फ्री पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराई जाती है। फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है समय समय पर। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है।
केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोटोजोआ में पाया जाएगा, पोरीफेरा में पाया जाएगा, मोलस्का में पाया जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया में जो है आपका केंद्रक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या है। जो स्तनधारी होते हैं उनमें कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कान में जो अस्थियों की संख्या होती है यानी हड्डियों की संख्या होती है वो होती है 3। ठीक, स्तनधारियों में कान में टेम्पोरल हड्डी के जो है असभाग भाग के अंदर एक कर्ण गुहा में बहुत छोटी छोटी 3 हड्डियां देखने को आपको मिल जाएंगी। इनका नाम भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे स्टेपीज है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो स्टेपीज ही होती है। इसके अलावा एक हड्डी होती है इनकस, वो भी आपसे पूछ ली जाती है। एक हड्डी होती है मेलियस। तो तीनों हड्डियों को आपको याद रखना है, ये तीनों छोटी छोटी हड्डियां हैं और आपके कान में ही पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। स्टेपीज तो बार बार ही आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, क्या इतना आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 3 हड्डियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी। अगला क्वेश्चन है, अनियत तापी प्राणी किसे कहते हैं? जो अनियत तापी प्राणी है वो किसको कहा जाएगा? अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, एग्ज़ाम डेट लगभग आप जून मान कर चल सकते हैं। 100% तो नहीं है, लेकिन 99% जो है जून के आसपास आपके एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी पूरी जताई जा रही है। ठीक है, आप उसमें जून में आपका कभी भी हो सकता है, 1 जून से लेकर 30 जून तक जो है आपका एग्ज़ाम कभी भी होना तय हो सकता है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा समय है, 2-4 दिन में आ जाएगा, देखने को आपको मिल जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप तैयारी करते रहिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है, जो अनियत तापी प्राणी है ये हो जाता है जिसका वातावरण के अनुरूप ताप बदलता रहता है। ठीक है, उसका कोई फिक्स ताप नहीं रहता है, तो वातावरण के अनुरूप जो है वो ताप अपना बदलता रहता है, तो उसको कहा जाता है अनियत ताप जो है प्राणी, अनियत तापी प्राणी उसको कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है? कौन सा वर्ग है जो पूर्णतः परजीवी है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पहले भी पूछा गया है। ये पूर्णतः परजीवी है कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा जो स्पायरोगेरा है, जो स्पायरोगोरा है ये हो जाता है पूर्णतः परजीवी। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है आपके आ जाते हैं जो स्पायरोगोरा है ये एक प्रोटोजोआ जगत का परजीवी माना जाता है, और इसमें आपके मैस्टिकोफेरा, युगलिना ये वर्ग में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, जो आपका स्पैरोगेरा है ये आपका प्रोटोजोआ जगत का परजीवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, जो यक्ष माभिक्षा यानी शीलिया नहीं पाया जाता है। यक्षा माभिक्षा नहीं पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है यक्षमाभिका, और ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, जबकि प्रोटोजोआ में पाया जाता है, एनिलिडा में भी पाया जाएगा और मोलस्का में भी पाया जाएगा, लेकिन आर्थ्रोपोडा में ये नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आपका माना जाएगा। बुक लंग्स पाया जाता है, जो बुक लंग्स है यानी फेफड़ा जो है ये पाया जाता है किस में? मेंढक में, बिच्छू में, चिड़िया में या फिर कुत्ते में? तो फेफड़ा पाया जाता है तो ये पाया जाएगा बिच्छू में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो बुक्स लंग कहा जाता है इसको। फेफड़ा एक प्रकार का श्वसन अंग होता है जो प्राणी को, जो जीव को जो है सांस लेने का कार्य करता है, और जो वायुमंडल की गैस है जो बाहर से आती है, पेड़ पौधों से मिलती है, उसका उपयोग करता है, उसको खींचता है, और जो हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है उसको बाहर ये भेजने का कार्य करता है। तो फिल्ट्रेशन का जो है काम करता है आपका फेफड़ा। तो ये पाया जाएगा आपका बिच्छू में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है?
निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है? तो सर्वव्यापी जो कीट है वो होता है मक्खी। सर्वव्यापी का मतलब आप जानते हैं, सर्वव्यापी यानी पूरी पृथ्वी पर लगभग पाए जाने वाला कीट। तो पूरी पृथ्वी पर लगभग पाए जाने वाला जो कीट है वो हो जाती है मक्खी। ठीक है, तो सर्व जगह जो है ये व्याप्त आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे विश्व में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, इसका जो ये कहाँ रहता है? गंदी जगहों में रहता है, जैसे नालियों में और कूड़े के ढेर पर, ठीक है, सड़े गली चीज़ों पर, ठीक है, इस तरह से जो है आपको मक्खी देखने को मिल जाएगी और ये सभी जगह देखने को आपको मिलती है। लगभग पूरी पृथ्वी पर ही पाई जाती है मक्खी। ठीक है, कुछ जगह जो है छोड़कर। अगला क्वेश्चन है, गंदी बग एक कीट है, ये कौन सा हो जाता है? कपास का, तंबाकू का, धान का या फिर बैंगन का? गंदी बग एक कीट है, तो गंदी बग जो कीट है ये हो जाता है धान का एक कीट माना जाता है गंदी बग। ठीक, और ये क्या करता है? जो गंदी बग होता है, जो आपकी धान होती है ना, ये धान के जो पौधे होते हैं, तो इनकी जो ये बालियां निकलती हैं जिन पर चावल लगते हैं, उनको जो है ये खाने का कार्य करता है। उनको बालियों को जो है ये कच्ची को ही चूस लेता है और उसमें फिर चावल जो है वो नहीं बन पाता है, वो चावल जो है उसका नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये काम करता है, बालियों से रस चूसने का काम करता है गंदी बग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहरीली छिपकली है, जहरीली छिपकली कौन सी है? ड्रैको, हेलोडर्मा, कैलोटस या हेमीडेक्टाइल्स? कौन सी यहाँ पर जहरीली छिपकली मानी जाती है? तो विश्व की एक छिपकली है जो सबसे जहरीली मानी जाती है और उसका जो नाम है वो है हेलोडर्मा। ठीक है, बाकी जो छिपकलियां हैं उनमें जहर तो होता है लेकिन वो इतनी जहरीली नहीं मानी जाती है। लेकिन जो हेलोडर्मा है इसको गीला मोनिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में कि गीला मोनिस्टर किसको कहा जाता है, तो गीला जो मोनिस्टर है ये कहा जाता है हेलोडर्मा को ही। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है ड्रैको से। तो ड्रैको क्या है? कई बार जो है सुर्खियों में रहती है ड्रैको। तो ड्रैको होती है एक उड़ने वाली छिपकली, इसको कहा जाता है ड्रैको। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? कौन सा जंतु है जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं? तो हिरन में तो खुर पाए जाते हैं, जेबरा में भी पाए जाते हैं और घोड़े में तो आपने देखे ही होंगे। ठीक है, लेकिन गीदड़ में जो है खुर नहीं पाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। गीदड़ में जो है आपके खुर नहीं पाए जाएंगे। और जितने भी आपके ये होते हैं, जैसे आपका घोड़ा है, आपका हिरन है, आपका गधा है, जेबरा है, जिराफ है, गैंडा है, ठीक है, बकरी है, इन सभी में जो है आपके खुर पाए जाते हैं, लेकिन गीदड़ में जो है आपके खुर नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है? यानी कि आप कह सकते हैं उसका जो सिर है, शरीर छोटा होता है, ठीक है, और सिर जो है वो बड़ा होता है। तो ऐसा कौन सा होता है? चित्र के माध्यम से आप देख कर बता सकते हैं कौन सा है ये। तो ये हो जाती है चींटी, चींटी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चींटी जो है इसका जो शरीर का अनुपात है, चींटी का जो सिर है वो बड़ा होता है और शरीर जो है वो छोटा होता है। ठीक है, शरीर के अनुपात में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है हमारा, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस में पाया जाता है? तो कैंची में तो जो है आपका रक्त नहीं पाया जाता है, और जो आपका कॉकरोच है उसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ओपन। और इसमें जो है आपको ये भी पता होना चाहिए, जो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो वाइट कलर का होता है। आपसे ये क्वेश्चन भी एक बार परीक्षा में पूछा गया था, ऐसा कौन सा जो है जंतु है या फिर ऐसा कौन सा जो है जीव है जिसका रक्त रेड कलर का नहीं होता है? ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो आपका ब्लू कलर का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो है नीले कलर का रक्त किसका होता है? तो ये होता है ऑक्टोपस का। आपसे पूछा जाए वाइट किसका होता है, सफ़ेद किसका होता है? कॉकरोच का होता है सफ़ेद कलर का ब्लड।
अगला क्वेश्चन है गार्डन पी के हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित है। हाइब्रिडाइजेशन से कौन वैज्ञानिक संबंधित हैं। तो इनसे संबंधित हो जाते हैं आपके ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल हो जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है। और ये जर्मनी भाषा के हो जाते हैं, जर्मनी भाषी ऑस्ट्रेलियाई जो है एक पादरी वैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये पादरी भी थे, ऑस्ट्रेलियाई थे। और आनुवांशिकी का जो जनक है वो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में बनता है। तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, वो क्वेश्चन बनता है कि ऐसे ही कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और आनुवांशिकी के नियम को समझाया था। तो वो भी आपके हो जाते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्होंने मटर के पौधे पर जो है रिसर्च की थी। ठीक, तो ये भी तो क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 42, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। तो क्या कहलाता है परिवर्तन। तो जो परिवर्तन कहलाएगा जीन के भीतर, ये कहलाएगा उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी आपका करेक्ट माना जाएगा। और जो आपका जीन है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का ऐसा अनुक्रम माना जाता है जो आपका प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न करता है। ठीक है, तो आसान भाषा में जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं। और जो आपका क्रोमोसोम होता है ये होता है जो डीएनए से बनी हुई एक बहुत छोटी छोटी जो है संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी मानी जाती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो होती है 46 यानी 46। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 निर्धारित है। इसमें अगर जोड़े की बात करेंगे तो जोड़े होते हैं 23। ऑप्शन में 23 दे रखा है, कोई भी बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा गया संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है 46। अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि क्रोमोसोम के जोड़े कितने होते हैं, तो जोड़े हो जाते हैं फिर यहाँ पर 23। दोनों क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जो आपका मनुष्य है, जो जीव है, वो जो मनुष्य है वो आपका एक लिंगी जीव ही माना जाता है। यानी कि चाहे तो वो फीमेल हो सकता है या फिर आपका वो मेल हो सकता है। तो एक लिंगी जो है मनुष्य होता है। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, एक वर्धांत औरत का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है तो उसके बच्चे होंगे, कैसे होंगे। वर्धांत औरत का जो आपका वरदान है ये आता है कलर ब्लाइंडनेस इसको कहा जाता है। तो कुछ कलर को जो है ये नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जो आपकी वरदानता होती है इसमें आपका जो हरा और लाल रंग को वो नहीं पहचान पाते हैं, उनमें अंतर नहीं कर पाती हैं वरदान जो भी आपके होते हैं। तो वरदान औरत का जो विवाह एक सामान्य पुरुष से हुआ है तो उसके बच्चे कैसे होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो उसके जो बच्चे होंगे वो होंगे वाहक पुत्री और वरदान पुत्र। ठीक है, तो वाहक पुत्री हो जाएगी यहाँ पर उसकी, यानी कि इस रोग के जो लक्षण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे आपके बच्चों में। तो जो पुत्र होगा वो आपका वरदान ही देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से आपकी वरदान औरत है तो पुत्र भी आपका जो है वरदान देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिखाया गया, पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है। क्रोमोसोम की संख्या हम आपको बता चुके हैं 46, जोड़े हो जाते हैं 23। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम करता है। एक्स करता है, वाई करता है, डब्लू तो होता ही नहीं और जेड भी नहीं होता है। ठीक है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं। और मनुष्य में क्रोमोसोम का जो लिंग निर्धारण करते हैं वो करते हैं आपके वाई क्रोमोसोम। कैसे करते हैं चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक स्त्री है और यहाँ पर एक पुरुष है। तो स्त्री में होते हैं जो आपके XX
क्रोमोसोम होते हैं जिनको गुणसूत्र भी कहा जाता है। और पुरुष की बात करते हैं तो पुरुषों में भी आपके एक्स और वाई होते हैं। तो यहाँ जो वाई है ये आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो वाई है अगर ये फीमेल में जाकर आपका एक्स से मिल जाएगा तो वहाँ पर जो है एक्स वाई बनने के चांस यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसका मतलब लिंग का जो निर्धारण यहाँ पर जो है 100% फिर लड़का होने के चांस हो जाते हैं। और वाई जो है ये आपका दूसरे एक्स से मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपका जो है ये एक्स वाई ही बन जाएगा। और अगर एक्स जो है पुरुष का जो एक्स है वो महिला के किसी से भी मिल जाता जाकर तो वहाँ पर जो है आपकी गर्ल यानी लड़की आपकी होनी तय है। ठीक है, तो जो आपका लिंग निर्धारण का जो काम करता है वो करता है आपका वाई गुणसूत्र। अगर एक्स है तो एक्स एक्स से मिलेगा तो यहाँ पर जो है लड़की होगी, और वाई जो है ये किसी से भी मिल जाएगा तो फिर जो है लड़का होने के चांस जो है आपके 50-50 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझनी है चीज़ें। तो पुरुषों का जो क्रोमोसोम है पुरुषों में पाए जाते हैं आपके एक्स वाई, स्त्रियों में पाए जाते हैं आपके एक्स एक्स। तो जो वाई है वो ही निर्धारित करता है आपका लिंग किस तरह का रहेगा, लड़की होगी या फिर आपका लड़का होगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी था वो यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर डायनासोर का स्वर्ण युग था। जो डायनासोर का स्वर्ण युग था कौन सा हो जाता है? आर्कियोजोइक हो जाता है, सीनोजोइक, मीसोजोइक या फिर पैलियोजोइक? कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है वो आपको बताना है। तो डायनासोर का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो कहा जाता है मीसोजोइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। डायनासोर की बात करें तो डायनासोर जो है पृथ्वी पर लगभग 65 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए हैं। 65 करोड़ कितना एक लंबा समय माना जाता है, तो 65 करोड़ साल पहले जो है वो विलुप्त हो गए थे। और तो इसलिए आपसे पूछा गया है जो डायनासोर का स्वर्ण युग है ये किसको कहा जाता है, तो ये आपका मीसोजोइक को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ है? जो स्तनधारियों का जो उद्भव हुआ है वो किस काल में हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा गया स्तनधारियों का जो उद्भव है वो किस काल में हुआ है, तो ये हो जाता है आपका ट्राइएसिक काल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। और जो आपका ट्राइएसिक काल है ये आपका रेंगने वाले जीवों का युग भी माना जाता है। तो उसी समय जो है आपका स्तनधारियों का विकास हो जाता है। ठीक है, तो रेंगने वाले जो जीव हैं वो सबसे पहले आए थे आपके। सबसे पहले जो उत्पत्ति मानी जाती है जीव की वो पानी से मानी जाती है, जल से मानी जाती है। धीरे धीरे जल से जो है उसने जीव ने बाहर आना शुरू कर दिया, और जब वो आपका धरती पर आया तो उसको फिर चलने के लिए, पानी में तो उसको पैरों की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन धरती पर जब वो आया है तो उसको जो है चलने के लिए पैरों की ज़रूरत पड़ी। तो उस समय जो है फिर ये इनका जो है विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे यहाँ पर कहा गया है जो ट्राइएसिक काल है उसमें जो है रेंगने वाले जीवों का युग उसको माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है जीन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर क्षार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जीन के भीतर क्षार अनुक्रम की बात हो रही है, इसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीन बने होते हैं, तो जीन किसके बने होते हैं? तो जीन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। डी का जो कार्य है वो प्रोटीन के संश्लेषण से संपन्न होता है। ठीक है, और इसी को जो है जीन आनुवंशिकता की आणविक इकाई भी माना जाता है। तो यही होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। तो पहला जो हो जाएगा यहाँ पर पूछा गया आपसे उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया था वो हमने आपको अभी कराया था, और ये क्वेश्चन भी आपका 2021 की परीक्षा में ही पूछा गया है। तो कालक्रम के अनुसार आपको लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो देखा गया है
जो आपका पृथ्वी पर उसके उत्पन्न होने का जो क्रम है, सबसे पहले आपका आ जाता है कवच वाले जीव। ठीक है, कवच वाले जो जीव हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपका पहला जो है कि उसके बाद आ जाएगा आपका कीट। कीट के बाद आ जाता है आपका पहला सरीसृप और बाद में आ जाता है आपका स्तनधारी। ठीक है, तो 4 तो आपका बाद में आना चाहिए, तो 4 तो आपका 3 में बाद में दिया गया है। सबसे पहले आपका 3 आना चाहिए, तो 3 दिया गया है केवल 1 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का जो हमारा ये प्रैक्टिस सेट है ये समाप्त होता है। और वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन का लेवल क्या रहा ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, निःशुल्क पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।